साइंस, लाइफ स्टाइल और माहौलियात से मुतालिक मौज़ूआत पर मुश्तमिल मैगजीन सवाल में खुशामदीद। DW के बॉर्न स्टूडियो से मैं हूं इरफान आफ्ताब। सूरज की सतह पर होने वाले जोरदार धमाकों के मौसर तरीके से मुशाहिदे की राह में आज भी बहुत से तकनीकी चैलेंजेस मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन की मदद से भी सूरज की सतह पर होने वाले इंतहाई पेचीदा तिब्बियाती और कीमियाई अवामिल को देखना मुमकिन नहीं। इस बारे में तफसीलात शामिल होंगी आज के शो में। इसके अलावा सवाल में है आज, समंदर के नीचे गहराई में क्या कुछ हो रहा है, मुहक्किकीन पता लगाने की कोशिश में हैं। स्वीडन में उम्र रसीदा अफराद के लिए स्पीड डेटिंग का मुनफरिद तरीका, और दिखाएंगे आपको बोलिविया के दारुल-हुकूमत लापाज में किस तरह ट्रैफिक के मसाइल का हल बनी केबल कार। सूरज पर होने वाले धमाके जमीन पर बहुत से असरात के हामिल होते हैं, ताहम इन असरात की पेशगोई भी फकत तभी मुमकिन है जब उनका ठीक से मुशाहिदा किया जा सके। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए यूरोप में एक खुसूसी शमसी दूरबीन तामीर की जा रही है। तो आइए देखते हैं सवाल की पहली रिपोर्ट में। सूरज की सतह पर अचानक बड़े धमाके वकूअ पजीर होने की वजह क्या है? ये धमाके जमीन पर कम्युनिकेशन निज़ाम को मुतासिर करते हैं। सूरज की पुरअसरार मकनातीसी फील्ड की नौइयत और माहियत क्या है? आज तक मुहक्किकीन सूरज की पेचीदा तिब्बियात के मुअम्मों में गुम हैं। कैनरी जजीरे पर कायम इस दूरबीन समेत दुनिया की बड़ी बड़ी दूरबीनें भी इतनी ताकतवर नहीं कि वो इस सितारे का बदलता मिजाज समझ सकें। इस चैलेंज का हल यूरोपीय साइंसदानों का एक ख्वाब है। सूरज के मकनातीसी मैदान का दिन भर मुशाहिदा कर लेना काफी नहीं। आपको एक घंटे में कई बार इसका मुशाहिदा करना होता है ताकि आप सूरज पर होने वाले धमाकों की वजूहात समझ सकें। हमारे पास एक इंतहाई बड़ी दूरबीन हो जो हमें उस वक्त सूरज के किए जाने वाले मुशाहिदे से 4 या 5 गुना बेहतर तस्वीर दे सके। इसी मकसद के तहत साइंसदान यूरोपीय यूनियन की इमदाद से एक नई शमसी दूरबीन के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए सूरज के पेचीदा तबई और कीमियावी अवामिल को बेहतर अंदाज से समझने में मदद मिलेगी। इस दूरबीन की तनसीब के लिए कैनरी जजीरे का इंतखाब किया गया है। ये जगह दुनिया के सबसे उम्दा रसदगाही मकामात में से एक है क्योंकि यहाँ का मौसम इस हवाले से बेहतरीन है। इस दूरबीन में 4 मीटर चौड़ा आईना नस्ब किया जाएगा। सूरज की ली जाने वाली तस्वीर जमीनी कुर्रा हवाई की वजह से खराब होती है। अमूमन मतला साफ नहीं होता, इसलिए मुस्तकबिल की यूरोपियन सोलर दूरबीन में मौजूद एडॉप्टिव ऑप्टिक्स निजाम इस मामले को हल कर देगा, यानी कुर्रा हवाई की वजह से हमारा मुशाहिदा मुतासिर नहीं होगा। मुहक्किकीन को उम्मीद है कि नई दूरबीन जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाली खलाई दूरबीन के साथ मिलकर सूरज पर होने वाले धमाकों की दुरुस्त तस्वीर दिखा सकेगी। हम जानते हैं कि सूरज के कौन से हिस्सों में इस अंदाज के अचानक धमाके और तवानाई का इखराज होता है। हम ये भी जानते हैं कि अब अगले 1 या 2 या 3 रोज में ऐसा कोई धमाका होने वाला है या नहीं, मगर हम ये नहीं जानते कि ऐसा होगा ठीक किस वक्त और कोई धमाका कितना शदीद होगा। और फकत इतना ही नहीं, साइंसदानों को ये भी उम्मीद है कि इससे सूरज के मरकज़े में तवानाई पैदा होने, फिर उसके सतह तक पहुँचने और फिर खला में इसके इखराज के अमल को समझा जा सकेगा। इन्हें उम्मीद है कि इस बाबत इल्म हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पर गहरे असरात मुरतब करेगा। सूरज पर तवानाई या अमल इतलाफ की वजह से पैदा होती है। हम समझते हैं कि मुस्तकबिल में एक दिन यही तरीका जमीन पर तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। असूली तौर पर यह तवानाई का साफ, आलूदगी से पाक और अमली तौर पर लामहदूद मिक़दार का हामिल है। रिएक्टरों में इस अंदाज से तवानाई पैदा करने की तजुर्बात मुख्तलिफ जगहों पर जारी हैं। इंसानियत को तवानाई की कमी का बड़ा मसला इस तरह हल हो जाएगा, हमें उम्मीद है। ये मंसूबा अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में है। ये दूरबीन 2020 में मुकम्मल होगी और साइंसदानों के पास एक ऐसा आला आ जाएगा जो सूरज की गहराइयों में छुपे तारीक राजों को फाश कर पाएगा।
ریڈیو سگنلز کے برعکس صوتی پیغامات کی ترسیل سطح سمندر کے نیچے سے بھی بآسانی ہو سکتی ہے۔ محققین کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایسے سینسر تیار کیے ہیں جو معلومات کے تبادلے اور ٹرانسمیشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن سمندر کی گہرائی میں یہ سینسر ڈیوائس کیسے کام کرتے ہیں؟ جواب اس رپورٹ میں۔ مغربی ناروے میں سائنسدان ایسے خودکار آلات ٹیسٹ کر رہے ہیں جو یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر کے نیچے گہرائی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس ہال کے اندر سینسر اور پروسیسنگ الیکٹرانک آلات موجود ہیں، یعنی اگر ہم کسی جہاز یا پھر تیل کے پائپ سے رساؤ کا پتہ لگانا چاہیں تو مقامی طور پر پروسیسنگ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ برقی آلات اس کے سگنل کنٹرول سینٹر میں بھیجیں گے۔ گیس کے بلبلے اٹھنا پائپ لائن کے بند ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ایک سینسر نوٹ اسے پہچان کر انجینئرز کو کسی ممکنہ لیکیج کے بارے میں خبردار کر سکتی ہے۔ اس یورپی تحقیقی منصوبے کا مقصد صوتی نگرانی کے ایک فعال نیٹ ورک کی تعمیر ہے۔ ہم ان حساس برقی آلات کو پانی کے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ پانی کے اندر گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور ماحول پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر کہیں کچھ غلط ہو تو یہ الیکٹرانک آلات آپس میں رابطہ کرتے ہیں اور کنٹرول سینٹر کو اطلاع دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر تیار کردہ کئی سینسر نوڈز سمندر کے نیچے ایک دوسرے سے خاص فاصلے پر رکھے گئے ہیں۔ ہر سینسر نوڈ خودکار بیٹری سے لیس ہے، یعنی بجلی کے تار کی ضرورت نہیں، اور اس برقی یونٹ کی تنصیب خاصی سستی ہے۔ یہ ایک اہم آلہ ہے جو پانی کے نیچے کئی کلومیٹر تک چلا جاتا ہے۔ آپ اسے پیکیجنگ، کیسنگ اور برقی آلات پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آلہ بھروسے، استعداد اور کوالٹی میں بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہ نوڈز صوتی سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ بحری جہاز کے کنٹرول روم میں انجینئرز نوڈز کے درمیان مکمل زیر آب نیٹ ورک کے ذریعے منتقل ہونے والے کوڈڈ پیغامات کی رفتار کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس نیٹ ورک کا اہم تصور ہے۔ آپ کو نقطہ در نقطہ رابطے کی ضرورت نہیں، بلکہ نیٹ ورک میں موجود تمام آلات کام کو مکمل کرنے میں تعاون کرتے ہیں۔ جیسے یہاں کئی ڈیوائسز ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے براہ راست رابطہ نہیں کر سکتی، لیکن نیٹ ورک کی نگرانی کے مرکزی کنٹرول اسٹیشن کو معلومات فراہم کرنے میں تعاون کرتی ہیں۔ زیر آب لیکیج کا پتہ لگانے کے بعد سینسر ڈیوائس صوتی لہروں کے ذریعے پیغام منتقل کرتی ہے۔ دوسری نوڈز اسے کیچ کر کے سگنل بھیجتی ہیں۔ سطح سے نیٹ ورک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے محققین پانی پر تیرنے والے نشانوں کو استعمال کرتے ہیں جو صوتی پیغامات کو سگنل میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب آپ صوتی موڈیم کو سمندر کی تہہ کی جانب سگنل بھیجتے سن سکتے ہیں۔ یہ سمندر میں موجود نوڈ سے پوچھتا ہے کہ ان کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے اور معلومات واپس بھیجتا ہے۔ ہم صوتی سگنلز کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ برقی مقناطیسی لہریں نمکین سمندری پانی میں اچھی طرح نہیں پھیلتی۔ مستقبل میں صوتی نیٹ ورک کو متعدد کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے گا، مثلاً زیر زمین نیویگیشن، سمندری جانوروں کا پتہ چلانا یا پھر تیل کی پائپ لائنوں کو محفوظ رکھنا وغیرہ۔ یہ نظام دنیا کو زیادہ محفوظ اور ماحول دوست بنا سکتا ہے۔ مثلاً کچھ عرصہ قبل ہونے والے بی پی آئل لیکیج کی روک تھام کی جا سکتی تھی۔ زیر سمندر نگرانی کے نظام کی کارکردگی اور افادیت کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق جاری ہے۔ اب لیتے ہیں ایک بریک، جس کے بعد دکھائیں گے آپ کو بولیویا کے دارالحکومت لاپاز کے شہریوں کا پسندیدہ۔ بریک کے بعد سوال میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بولیویا کے دارالحکومت لاپاز کے شہریوں نے اپنے ہاں ٹریفک کے مسائل کا ایک حل تلاش کیا ہے۔ اس شہر میں ٹریفک گھنٹوں رکی رہتی ہے۔ اب تقریباً 1 لاکھ افراد روزانہ پڑوسی شہر ایل آلتو سے لاپاز کے مرکز تک پہنچنے کے لیے کیبل کار استعمال کرتے ہیں۔
बोलीविया का दारुल हुकूमत लापाज ट्रैफिक के मसाइल में जकड़ता जा रहा है। आजकल लापाज और इससे मुल्हिका इलाकों की आबादी 2 मिलियन या 20 लाख से तजावुज कर चुकी है। सरकारी सतह पर सिर्फ मिनी बसें ही चलती हैं। ताहम तंग सड़कों और ट्रैफिक के बेहंगम होने की वजह से कोई भी वक्त की पाबंदी नहीं कर पाता। ट्रैफिक के मसाइल ने लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन लियोकार्दिया बहुत खामोशी से इस अफरा तफरी से महफूज रहती हैं। जी, मैं टेलीफ्रेको में हूँ। लियोकार्दिया टेलीफेरिको नामी उस केबल कार में बैठी हुई है जो 8000 मीटर का फासला तय करती है। लापाज में फ़ज़ा में मौलिक किसी मेट्रो या ज़ेर ज़मीन ट्रेन सर्विस का इम्कान फ़िलहाल मौजूद नहीं, और इस सूरत हाल में केबल कार ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। टेलीफेरिको के सफ़र के दौरान ज़मीन पर जो कुछ देखने को मिलता है वो इंतहाई गैर अहम है। ये केबल कार अल आल्तो को लापाज के मरकजी हिस्से से मिलाती है। आजकल 5 केबल कार चल रही हैं, जबकि मजीद 6 की तैयारी जारी है। 19 किलोमीटर तवील इस केबल कार को दुनिया की गुंजान आबाद तरीन केबल कार करार दिया जा सकता है। टेलीफेरिको मुख्तलिफ दुनियाओं को एक दूसरे से मिलाती है। ये गुर्बत और इमारत दोनों के ऊपर से गुजरती है। यहाँ पर कदीमी और मगरिबी दोनों सकाफतें मिलती हैं। ये केबल कार और इसके स्टॉप ऑस्ट्रिया की एक कंपनी डॉपलमायर ने तैयार किए हैं। इस मंसूबे के सरबराह टॉस्टन बावरलन इब्तदा यानी सन 2014 से ही इस मंसूबे से मुंसलिक हैं। शहर की सतह में 1000 मीटर तक का फर्क है। गलियां तंग हैं और सड़कों पर गाड़ियां बहुत ज्यादा। ऐसी सूरत में ये केबल कार जमीन के बजाय फिजा में मौजूद गुंजाइश को इस्तेमाल करती है। केबल कार के हर डब्बे में 10 अफराद की गुंजाइश है। इस तरह हर घंटे और सिमत में 3000 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। ताहम टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बेहतरी से इसकी सलाहियत बढ़ाई भी जा सकती है। इसकी रफ्तार तेज है, जबकि 2 डब्बों के दरमियान फासला कम कर दिया गया है। इस तरह मुसाफिरों की तादाद को 3 से बढ़ाकर 4000 भी किया जा सकता है। इस शहर में 65 मीटर ऊंचे खंबे तामीर करना कोई आसान काम नहीं। खंबों या पिलर्स के लिए जगह का इंतखाब बहुत अहम है, क्योंकि इनकी तामीर से ना तो ट्रैफिक मुतासिर होनी चाहिए और ना ही घरों को कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। इस तरह की तामीरात में हेलीकॉप्टरों से मदद ली जाती है, लेकिन लापाज में ऐसा मुमकिन नहीं। यहाँ पर ज्यादातर छतें टीन की हैं। हेलीकॉप्टरों के पंखों की तेज हवा टीन की इन चादरों को हर जानिब उड़ा देती है, इसलिए ये मुमकिन नहीं। यही वजह है कि इस तामीराती अमल में यूरोप से बरामद की गई एक क्रेन से काम लिया गया है। इस तरह की मखसूस क्रेनें बोलीविया में दस्तयाब नहीं हैं और ना ही बोलीविया की कोई कंपनी इसके हिस्से बनाती है। ताहम हिस्सों को ऑस्ट्रिया से यहाँ लाकर एक दूसरे से जोड़ा गया है। तकनीकी महारत अपनी जगह, मगर केबल कार को लोगों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाना दूसरी चीज है। शुरू में लोगों को इस ऊंचाई से खौफ आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। ये बिल्कुल एक छोटे जहाज की तरह है। हम खुश हैं। अब ये केबल कार शहरियों का पसंदीदा जरिया आमदोरफ्त बन चुकी है। रोजाना 1 लाख अफराद इसके जरिए सफर करते हैं। टेलीफेरिको ने लापाज के बासियों की जिंदगी तब्दील कर दी है और ये अब इस शहर की एक निशानी भी बन चुकी है। अब लेते हैं एक और ब्रेक, जिसके बाद बताएंगे आपको स्वीडन में बूढ़े अफराद को आपस में मिलवाने के लिए क्या तरीकेकार तलाश किया गया है। हमारे